फिजिकल यूनिट में हम लोग का 5 यूनिट पढ़ना था हम लोग को, नहीं, जिसमें हम लोग 4 यूनिट पढ़ लिए थे। नहीं, 5वां यूनिट था आपका स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना है। नहीं, विलियन की प्रबलता के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। चलिए, 4 में है, 5 स्टार्ट करते हैं, उसी में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बता देते हैं। नहीं, अब फिर बैक आइए, फिर खोलिए, तो 5 स्टार्ट करते हैं हम लोग, उसी में स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। चलिए, है पीडीएफ यहाँ पे नेटवर्क चलेगा, और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो व्हाट्सएप चलेगा ना, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको तो खोल के देख सकते हैं ऑफलाइन में। क्या बोल रहे हैं, या फोटो खींच सकते हैं। उस फोटो अब खींचेगा नहीं, नहीं तो हमको लगेगा कि हम सेलिब्रिटी है। नहीं, नहीं, अब इतना लेकर मोबाइल निकालेंगे और फोटो खींचेंगे, बताइए कैसा लगेगा। नहीं, तो वैसा नहीं करना है, बस मेरा है। ठीक है, आजकल ट्रेंड देख रहे हैं, किसी फंक्शन में चले जाइए, नॉर्मल किसी फंक्शन में चले जाइए। अभी जैसे मेरे भाई का इंगेजमेंट था, नहीं, चचेरा भाई का एक इंगेजमेंट था, उसमें हम लोग गए थे। तो हुआ क्या कि मतलब मान लीजिए यहाँ पर स्टेज है, स्टेज पर यहाँ लड़का और लड़की खड़े हैं, ठीक है, और इधर साइड में सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, ठीक है। अभी लड़का बैठा हुआ है, नहीं, तब तक कैमरामैन सब, अब उधर का भी कैमरामैन, उधर का भी कैमरामैन, नहीं, कुछ लड़के के दोस्त लोग जो बहुत लड़के के नजदीकी हैं, नहीं, वो लोग पूरा एकदम ठचाक 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 ठचाक, नहीं, वो कैमरा से फोटो खींच रहा है। दूल्हा साहब को ऐसे बैठिए तो ऐसे खड़ा होइए तो ऐसे हाथ धरिए, नहीं होता है। बात समझ आ रहा है, फोटो खिंचा रहा है। जो पीछे लोग बैठे हुए हैं 200 आदमी, वो सब बेवकूफ हैं। नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि मान लीजिए लड़की आई, नहीं, लड़की आई, लड़की स्टेज पे चढ़ गई। अब जब से लड़की आ रही है तो सब लोग सोच रहे हैं कि भाई लड़की को दिखाया जाए, क्योंकि उस दिन के हीरो हीरोइन तो वही होते हैं, नहीं, लड़का लड़की ही होते हैं। बस में आ रहा है, तो अब हम लोग देखने के लिए ना रहेगा भाई कि लड़की कैसी है, थोड़ा देखा जाए, सब लोग देखते हैं। नहीं, तो सब लोग देखने के लिए उधर देख रहे हैं, बस में आ रहा है, तो अब पूरा कैमरा वाला सब इधर वाला सब पूरा घेरे हुए है, फटाक पूरा पूरा फोटो खिंचा रहा है। अब करते 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 स्टेज पे आ गई लड़की। अब हम लोग कहा, चलो भाई स्टेज पर देखेंगे। नहीं, तब तक हुआ कि स्टेज पर भी, नहीं, पूरा और भीड़ लग गया। बात समझ में आ रहा है, स्टेज पर और भीड़ लग गया, और पूरा फोटो खिंचाया जा रहा है, खिंचाया जा रहा है, खिंचाया जा रहा है। नहीं, उसी में अंगूठी पहना पहनी भी हो गया, समझ रहे हैं, अंगूठी पहना पहनी भी हो गया, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं। अब बताइए, अब स्टेज पे जाइए, नहीं, स्टेज पे जाके नहीं होता कि मुंह दिखाई या कौन दिखाई, नहीं, एंगेजमेंट में कुछ गिफ्ट देते हैं। बस मेरा है, क्या गिफ्ट देंगे, एंगेजमेंट में देखे है नहीं। बात समझ में आ रहा है, तो वहां पर स्थिति ये आ गया, तो आजकल फोटो खिंचवाने का कुछ ऐसा ट्रेंड हो गया है ना, नहीं, क्या कहा जाए। उसके बाद पंडित जी आए, पूजा वूजा शुरू हो रहा है, पूजा करने में आधा घंटा या 1 घंटा मुश्किल से, नहीं, पूजा भी हो गया 1 घंटा। उसके बाद समझिए कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक फोटो सेशन ही चल रहा था, समझ रहे हैं। नहीं, पापा के साथ, तो कभी मम्मी के साथ, तो फिर चाचा के साथ, फिर अथी के साथ, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके, समझ रहे हैं। बहुत लंबे टाइम तक इंगेजमेंट में मेन काम क्या था, बस अंगूठी पहना दिए, काम खत्म हो गया। नहीं, लेकिन उसके बाद वाला ये जो प्रक्रिया आजकल शुरू हो गया है, बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, ध्यान रखना है। तो वही चीज है, आजकल फोटो का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है। चलिए देखा जाए, हम लोग पिछले क्लास से बता रहे थे आपको, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना था हम लोग को, ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखा जाए। स्ट्रेंथ का मतलब बहुत जगह अलग अलग लिखा रहता है। देखा जाए,
स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में आप ध्यान दीजिएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का अगर यूनिट की हम लोग बात करें, नहीं तो इसका यूनिट जो होता है उसी पे इसका डेफिनेशन डिपेंड करता है। तो इसका यूनिट लिखा रहता है ग्राम पर लीटर, इसका यूनिट लिखा रहता है ग्राम पर लीटर, नहीं ध्यान रखना है। या इसी को आप ऐसे लिखते हो, ग्राम ऊपर रहता है और लीटर नीचे रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है, ग्राम पर लीटर। इसी पर इसका फॉर्मूला डिपेंड करता है। यानी अगर कोई बोलता है फॉर्मूला इसका निकालने के लिए, फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है इसका अगर कोई फॉर्मूला हमसे कहता है कि फॉर्मूला इसका बताइए, नहीं तो फॉर्मूला भी इसी पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना है। अगर आप देखोगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ग्राम, और नीचे क्या लिखा हुआ है, लीटर। सभी बच्चे जानते हैं कि जो ग्राम होता है ये भार का इकाई है, द्रव्यमान का इकाई है, नहीं ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग ग्राम तो भार का इकाई है, समझ में आता है। और किसी भी फॉर्मूला में ये पता है कि जनरली विलय ऊपर रहता है और विलयन नीचे रहता है, नहीं तो यहाँ भी हमको वही लिखना है। ग्राम का मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे अगर, तो विलय का भार या विलय का द्रव्यमान, विलय का भार ग्राम में, ध्यान रखना है। तो ये विलय का भार ग्राम में हो जाएगा। और लीटर के बारे में सब लोग जानते हैं कि लीटर जो है वो आयतन का इकाई है। लीटर कौन सी का इकाई है, आयतन का इकाई है, ध्यान रखना है। और नीचे रहता कौन है, विलियन, नहीं तो अगर हमको नीचे लिखना हुआ बाबू तो हम लोग क्या लिखेंगे, विलियन का आयतन लीटर में। अगर हमको नीचे लिखना हुआ तो हम लिखेंगे विलियन का आयतन लीटर में, ध्यान रखना है। तो कोई बोलता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, नहीं तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला हम लोग का सिंपल है, विलय का भार ग्राम में बटा विलियन का आयतन लीटर में, ऐसा बोल सकते हैं। नहीं चलो परिभाषा पे सोचते हैं, तो परिभाषा भी इकाई पे ही डिपेंड करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राम पर लीटर, नहीं तो पर लीटर का मतलब होता है 1 लीटर, पर लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो वही परिभाषा हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का परिभाषा कोई बोल रहा है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने को ही, विलय की मात्रा को ग्राम में निकालने, ग्राम में निकालने को ही स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, ध्यान रखना है, इसमें दिक्कत है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं हम लोग बता सकते हैं आसानी से, किसी को दिक्कत नहीं, तो ये हम लोग बोल सकते हैं। अब इस पर नॉर्मल सा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं ऐसे हम लोग को सिलेबस में दिया नहीं, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो सबसे आसान क्वेश्चन दे दिया कि भाई 5 लीटर विलयन में, 5 लीटर विलयन में कुछ भी 8 ग्राम विलय उपस्थित है, विलय उपस्थित है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालें। अब ये आता नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस टाइप क्वेश्चन आता नहीं है। तो अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया विलय की मात्रा ग्राम में, 8 ग्राम विलय, बताइए ग्राम में ही दिया हुआ है, तो यहाँ से विलय की मात्रा ग्राम में 8 ग्राम रख दिए, बट्टा यहाँ ग्राम लगा दीजिए। विलयन की मात्रा लीटर में ही दी हुई है, तो 5 लीटर लिख दीजिए, ध्यान रखना है।
यहां से इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट थोड़े होगा, 1.16। ए भाई रुकिए, यहां से एक मरते ले गए 5, 8 में से 5 गया 3, दशमलव दिए 0, 6, 16 5 80, ऐसा दिख रहा है गधा सब। 1.16 उसी में कौन बोल रहा है। चलिए तो 1.6 ग्राम पर लीटर बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, और भी इस पे वेरियस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं तो वो हम लोग बनाएंगे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नॉर्मली कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना, नहीं उसका इकाई कोई पूछेगा तो इकाई बता सकते हैं आसानी से, ध्यान रखना है। अब इससे बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं अपने रासायनिक इकाई पर, केमिकल यूनिट्स। नहीं, रासायनिक इकाई पर हम लोग को आना है कि हम लोगों का रासायनिक इकाई क्या है। मेन केमिस्ट्री में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपका आता है, अगर विलियन से क्वेश्चन पूछेगा तो रासायनिक इकाई से ही क्वेश्चन आपका पूछता है। नहीं तो इस पर हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, ज्यादा इस पर ध्यान देंगे, ध्यान रखना है। चलो अब केमिकल यूनिट पढ़ने के लिए हम लोग बताए थे, केमिकल यूनिट में आपका यूनिट आता है नॉर्मलिटी जिसको नॉर्मलता बोलते हैं, मोलारिटी जिसको मोलारता बोलते हैं, नहीं मोलालिटी जिसको मोलालता बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन नहीं जिसको मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं, और एक आता है फॉर्मलिटी बताए थे जिसको फॉर्मलता कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि हम लोगों को जैसे फिजिकल यूनिट हम लोग 5 तरह का पढ़े थे, वैसे ही केमिकल यूनिट भी हम लोग को 5 तरह का पढ़ना है। नहीं तो बारी बारी से उनको पढ़ेंगे। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले जो है हम लोग अगर केयर करें तो केमिकल यूनिट में सबसे पहले हम लोग का है नॉर्मलिटी जिसको बोलते हैं नॉर्मलता। क्या हम लोग का नॉर्मलता। अब नॉर्मलता जो है उसको पढ़ने से पहले हम लोग का कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए। नॉर्मलता पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक क्लियर होना चाहिए, नहीं वो बेसिक क्लियर होगा तो ही नॉर्मलता समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्टली नॉर्मलता पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखा जाए सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग एक टॉपिक पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट जिसको कहते हैं तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट जिसको बोलते हैं तुल्यांकी भार। अब ध्यान रखना है तुल्यांकी भार जो है ये एक बड़ा टॉपिक है, नहीं हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल तुल्यांकी भार नहीं पढ़ा रहे हैं, बस तुल्यांकी भार का जितना यूज है सिर्फ उतने यूज को आपको हम बता रहे हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो हम लोग का एक टॉपिक आता है इक्विवेलेंट वेट जिसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांकी भार, ठीक है। चलो भाई तुल्यांकी भार को ई से दर्शाते हैं, कैपिटल ई से बाबू दर्शाते हैं, नहीं यानी केमिस्ट्री में कहीं पर अगर कैपिटल ई लिखा हुआ दिख रहा है तो जनरली उसका मतलब क्या होगा, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, नहीं यहाँ पर ध्यान रखेंगे। चलो अब परमाणु का ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है परमाणु, परमाणु है अणु नहीं है। परमाणु का तुल्यांकी भार अगर निकालना है नहीं तो परमाणु द्रव्यमान बट्टा में संयोजकता, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान बट्टा में संयोजकता। चलो जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर ई मतलब इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार किसका निकालना है, ऑक्सीजन का। चलिए मृत्युंजय जी खड़ा होइए, यहां पर हमको निकालना है ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, चलिए इसका संयोजकता 8 9 10 2 होगा, वैलेंसी इसका 2 होता है, नहीं तो 2 से काट देंगे तो क्या आएगा 8, ध्यान रखना है। बैठिए दिक्कत है इसमें, याद रहे कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, नाम है वेट लेकिन ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ध्यान रखना है। हम लोग ध्यान रखेंगे ई का मतलब तुल्यांकी भार की कोई इकाई नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो तुल्यांकी भार कोई इकाई नहीं होता है, तो कोई बोलता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन तो सिर्फ क्या बोलेंगे 8 नहीं रहेगा। अब इसका कोई कारण है, बहुत डिटेल है इसमें, नहीं जब इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो फॉर्मूला में और भी बहुत सारी बातें हैं। ये भार बटा भार का रेशियो होता है। जैसे आप याद कीजिए, नॉर्मल सा बात याद कीजिए, आप इलेक्ट्रॉन का आवेश याद करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। आप क्या बोलते हैं कूलम, आवेश का इकाई, नहीं अच्छा। एक हम लोग इलेक्ट्रॉन का और आवेश याद करते हैं -1,
वहां पे कोई कूलम उलम नहीं लगाते हैं। बस में आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो सापेक्ष आवेश है। हम पहला जो बोले वो निरपेक्ष आवेश था। तो निरपेक्ष आवेश का इकाई होता है और सापेक्ष आवेश का इकाई नहीं होता है। जब भी किसी चीज का इकाई नहीं होता है, इसका मतलब हुआ कि अच्छा जरूर उसका जो वैल्यू निकला होगा वो दो समान चीजों के अनुपात से निकला होगा। जैसे मान लो कि हम बोले 10 ग्राम बटा 20 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया ना? नहीं, और ये कट के आ गया 1/2। तो इसका यूनिट कोई है क्या? नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब भी किसी खास कोई आपको कोई क्या कहते हैं, कोई टॉपिक दिया गया है, कोई भी वर्ड दिया गया, बोला कि इसका इकाई नहीं है, इसका मतलब जरूर है कि उसका जो फॉर्मूला आया है वो दो समान चीजों के अनुपात के कारण आया है। तो जैसे ही दो चीजों के समान अनुपात, दो समान चीजों का अनुपात हम लेंगे, इकाई क्या होगा? कट जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुल्यांकी भार में भी ऐसा ही होता है। बस में आ रहा है? तुल्यांकी भार में भी ऐसा ही होता है। ये दो समान चीजों का यानी कि वेट बटा वेट का अनुपात करके ये आता है। ठीक है, अब उतना डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखना है। चलो, तो यहां से अभी क्या ध्यान रखेंगे कि तुल्यांकी भार है कोई इकाई नहीं होता है, याद रखेंगे। चलो, निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? तो बड़ा आसान सा चीज है। हम लोग क्या करना है? परमाणु द्रव्यमान और बटा में संयोजकता। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 से काट दिए 8 आ गया। चलो, जैसे एल्युमिनियम हम लोग को दिया हुआ है, तो एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 और वैलेंसी 3, काटेंगे कितना आएगा? 9। इस तरह से निकाल सकते हैं। हम लोग क्लोरीन दिया, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 बट्टा में वैलेंसी 1, कट के कितना आएगा? 35.5, यही इसका हो जाएगा। कैल्शियम का 40/2 कितना आ गया? 20। तो इस तरह से हम लोग कैल्शियम का भी तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब ध्यान यहाँ पर ये रखना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वैलेंसी याद नहीं है, तो आपको कम से कम 1 to 20 वैलेंसी याद करना है। नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1। अगर हम लिखते हैं हीलियम, वैलेंसी 0। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम की वैलेंसी 1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के बाद वैलेंसी 2। बेरिलियम के बाद बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 3, इसके बाद कितनी? 2, उसके बाद 1। ध्यान रखना है। चलो, 0। यहां पर सिलिकॉन और फास्फोरस आएगा। तो इतना कम से कम आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ये नॉर्मल वैलेंसीज हैं, वैलेंसी में और भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम लोग को अभी उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। हम लोग कॉन्सेंट्रेट करना है कि इतना वैलेंसी कम से कम हम लोग को याद रहे। याद रहेगा? नहीं, तो इसका यूज हम लोग को बार बार पड़ेगा। इसी का हम यूज किए हैं। जैसे अल्युमिनियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना था हमको, नहीं तो हम क्या किया? अल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान हम लोग पहले याद कर चुके हैं ना? नहीं, तो परमाणु द्रव्यमान 27 था और बटा 3 से डिवाइड किए, 27/3, 9 हमको वैल्यू आ गया था। दिक्कत है इसमें? इस तरह से तुल्यांकी भार आप निकाल सकते हैं। निकालने में कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो। दूसरा एक और पॉइंट ध्यान रखेंगे, जैसे कुछ आयन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, ज्यादा नहीं, 5-7 आयन का नाम याद रखेंगे। नहीं, ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको याद रहता है, जैसे हम लोग CO3 लिखते हैं 2-, तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनेट आयन। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट आयन। तो देखो बाबू, ये CO3 है और इस पे 2- है, तो ये कार्बोनेट आयन है। अब इस पर जो चार्ज होता है वही इसका वैलेंसी होता है। अब इस पर 2- है, तो कार्बोनेट आयन का कोई वैलेंसी पूछेगा अगर, तो वैलेंसी कितना बोलेंगे? 2। ध्यान रखना है, कभी भी कार्बोनेट आयन का, याद रहे, कभी भी कार्बोनेट आयन का कोई फॉर्मूला पूछता है तो CO3 नहीं बोलेंगे, गलत है। CO3 पर 2- नहीं, ये पूरा फॉर्म जो है CO3 पर 2- ये पूरा का पूरा कार्बोनेट आयन कहलाता है।
CO3 कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी कोई कार्बोनेट आयन पूछे तो CO3 पे 2-, तो जो बोल रहे हैं वो याद कर लेना है, ठीक है। वैलेंसी 1 to 20 याद कर जाना है बाबू। और कुछ आयन जो बहुत ज्यादा यूज में आएंगे, जैसे कार्बोनेट आयन यूज में आएगा, सल्फेट आयन बहुत यूज में आएगा, SO4 पे 2-, ध्यान रखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फेट आयन। सल्फेट आयन नहीं, तो सल्फेट आयन पर भी चार्ज 2 है, तो इसका भी वैलेंसी कितना होगा? 2 होगा, वैलेंसी इसका 2 होगा। दूसरा तुमको एक आता है फॉस्फेट आयन, PO4 पर 3-, नहीं इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फेट आयन। तो ये सब यूज में तुमको आएंगे, इसलिए इसको याद कर लेना है। फॉस्फेट आयन जिनकी वैलेंसी तुमको बाबू होती है 3, ध्यान रखना है, ठीक है। जो चार्ज होगा वही इसका वैलेंसी होगा। तो फॉस्फेट आयन का कोई वैलेंसी पूछेगा तो कितना बताएंगे? 3। ये हम लोग को ध्यान रखना है। एक हम लोग का और यूज में आता है ये नाइट्रेट आयन, NO3 पर माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेट आयन, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन की वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। एकदम याद कर जाना, ये सब बहुत ज्यादा यूज में आएगा हर जगह, ध्यान रखना। देखने में छोटा छोटा चीज है। NO2-, नाइट्राइट आयन, और भी आयन जहां जहां यूज आएंगे वहां हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो यूज आने वाले उसको हम लिख रहे हैं। वैलेंसी हम लोग कितना हो जाएगा? 1। आए कौन सी पर? NO3 है, प्लस अगर इसका नाम नाइट्रोनियम आयन होता है, वैलेंसी जितना चार्ज होगा बाबू ना उतना ही वैलेंसी होगा। अगर 1- तो 1 वैलेंसी, 2- तो 2 वैलेंसी, 1+ तो 1 वैलेंसी, 2+ तो 2 वैलेंसी, 3+ तो 3 वैलेंसी। माइनस और प्लस से वैलेंसी या कोई लेना देना नहीं है, बस वैल्यू से मतलब है, ठीक है। वैलेंसी को माइनस और प्लस से कुछ भी लेना देना नहीं है, बस उसको मतलब है कितना माइनस और कितना प्लस। 1- तो 1 वैलेंसी, 1+ तो 1 वैलेंसी, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। चलो, तो ये कॉमन है जिनको आपको ध्यान रखना होगा। कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, नहीं नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन, ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ और पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ध्यान दो, हम लोग जब भी बोलते हैं यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे हम लोग एसिड बोलते हैं, जैसे मान लो हम एसिड बोलते हैं H2SO4, नहीं तो इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हैं। तो जनरली जितना इसका हाइड्रोजन होगा ना वही उसका वैलेंसी होगा। तो अगर इसका कोई वैलेंसी पूछता है बाबू तो वैलेंसी 2, नहीं क्योंकि एसिड में जनरली जो वैलेंसी होता है वो हाइड्रोजन के संख्या के बराबर होता है, ध्यान रखना है। नहीं तो वैलेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ध्यान रखना है। जनरली यानी मैक्सिमम केस में ये बात सही है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो H2SO4 में हाइड्रोजन कितने हैं बाबू? 2, तो वैलेंसी कितनी होगी? 2, ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं H3PO4, ठीक है, तो इसमें वैलेंसी कितना लिखें? वैलेंसी इज इक्वल टू 3, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा बात थोड़ा सा केयर करना, यहां पर हम लोग यहां पर अब देख रहे हैं H3PO3, ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? वैलेंसी यहां पर तुमको 2 होगा, तो ये तुमको एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही एक और तुमको आएगा H3PO2, इसमें भी जो वैलेंसी होगा वो तुमको 1 आएगा। इसका वैलेंसी कितना होगा? 1। नहीं तो ये दोनों जो हमारे हैं, ये दोनों जो हैं, ये दोनों हमारे अपवाद हैं, इनको एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूज में बहुत ज्यादा आते हैं, बस में रहे, तो इन दोनों को ध्यान रखना है। जनरली एसिड के केस में वैलेंसी कोई पूछता है तो वैलेंसी बराबर होगा हाइड्रोजन की संख्या के, बस में रहे, ठीक है। कौन कौन से एसिड में नहीं होगा? तो 2 गो एसिड बस याद रखेंगे, H3PO3 और H3PO2। इसमें हाइड्रोजन होता है 3 लेकिन वैलेंसी कितना है? 2। इसमें भी हाइड्रोजन है 3 लेकिन वैलेंसी कितना है? 1, ध्यान रखना है। बुझा रहा है? नहीं, इसमें ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन के संख्या से 1 कम कर दो, वैलेंसी 2। ऑक्सीजन कय गो है? ऑक्सीजन के संख्या से 1 कम कर दो, 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो वैलेंसी 1। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। नहीं तो हमको ध्यान रखना होगा कि जनरल जो एसिड होते हैं, जनरल जो एसिड, जैसे मान लो नाइट्रिक एसिड कोई दे दिया HNO3,
तो HNO3 में हाइड्रोजन कय गो? एक, तो वैलेंसी भी एक। वैलेंसी भी कितना लेंगे बाबू? एक। बोलो दिक्कत है? तो कुछ कॉमन बात है जो आप पहले से जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। तो पहला क्या हम लोग ध्यान दिए कि वैलेंसी हमको 1 से 20 तक पहले ध्यान में होना चाहिए, नहीं 1 से लेकर 20 तक का वैलेंसी हम लोग को ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, कुछ आयंस जो हम लोग बताए, कार्बोनेट आयन का वैलेंसी 2, सल्फेट आयन का वैलेंसी 2, नहीं नाइट्रेट आयन का वैलेंसी कितना? 1, नाइट्राइट आयन का वैलेंसी कितना? 1, बस मेरा फॉस्फेट आयन का कितना? 3। ध्यान रखना है, उनको ध्यान रखना है। और एसिड के केस में केयर करना है कि एसिड के केस में वैलेंसी हाइड्रोजन की संख्या के बराबर होती है। बोलो दिक्कत है? नहीं। कौन से दो एक्सेप्शन है भाई? तो दो अपवाद है, H3PO3 और H3PO2। इनका वैलेंसी बताना है तो जितना ऑक्सीजन का संख्या है उस संख्या से एक कम कर दो। ऑक्सीजन 3 गो है तो वैलेंसी से एक कम बताना, तो वैलेंसी एक कम बता कितना? 2। H3PO2 में ऑक्सीजन कय गो? 2 गो, तो वैलेंसी 2 से एक कम बताना, तो 2 से एक कम यानी कि 1, तो वैलेंसी देखो 1 हुआ है। बोलो दिक्कत है इसमें? याद रहेगा? नहीं तो इसको एकदम याद कर जाना है। चलो इतना में दिक्कत है पहले, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, अभी हम लोग परमाणु का तुल्यांकी भार पढ़ रहे थे। कहे नहीं हो सकता है? अरे कुछ भी हो सकता है सर। नहीं, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। नहीं, यूज कौन सा किया जाता है उस पर डिपेंड होता है। बस मेरा है ना, तो यूज हम लोग का पीपीएम ही किया जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अणु का तुल्यांकी भार, अभी आप पढ़ रहे थे परमाणु का तुल्यांकी भार। तो परमाणु का तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या बताया गया था? परमाणु का द्रव्यमान बटा परमाणु का संयोजकता, यही ना बताया गया। नहीं, अब अगर किसी भी अणु का तुल्यांकी भार पूछता है तो उस अणु का आणविक द्रव्यमान लिख देना है। नहीं, और जनरली ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखना है कि जनरली तुल्यांकी भार जो है वो मुख्यतः आयनिक यौगिकों के लिए परिभाषित होता है। मुख्यतः कुछ कोवैलेंट यौगिकों का भी निकलेगा, लेकिन मेनली किसके लिए परिभाषित है? आयनिक यौगिकों के लिए मेनली परिभाषित है, ध्यान रखना है। चलो अब यहां से अणु का तुल्यांकी भार हमको निकालना है। नहीं तो पहले अणु का द्रव्यमान ऊपर रख देना है, ठीक है। बटा अणु जो है वो किससे बना है? धनायन और ऋणायन से। नहीं तो देखो यहाँ क्या लिखा है, धनायन या ऋणायन की संयोजकता या आवेश, ध्यान रखना है। यानी कि या तो धनायन का आवेश या तो ऋणायन का, दोनों को जोड़ के मत लिख दीजिएगा, बुझा रहा है? नहीं, क्या बोलना है हम लोग को, किसी भी अणु का अगर तुल्यांकी भार निकालना है तो पहले उस अणु का द्रव्यमान ऊपर रख दीजिए, बटा उस अणु में धनायन का या ऋणायन का आवेश या संयोजकता निकालकर डिवाइड कर दीजिए। नहीं, आपका अणु का तुल्यांकी भार निकल जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं भाई, चलो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यही ना इसका नाम है। Ca को बोलते हैं कैल्शियम और CO3 हम लोग का जो था वो क्या है? कार्बोनेट, यही ना है। चलो अब सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान इसका 40, 48, 100, यानी एक कैल्शियम जो होता है, बाकी लोग शांत रहेंगे। अब देखिए बहुत बच्चा इसमें होता है ना, बहुत बच्चा इस क्लास में है जो पहला क्लास आया है, मेरा बात समझ आ रहा है? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इस क्लास से पहली बार आए हैं, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं, तो उस बोलने के सेंस में होता क्या है कि जो बच्चे थोड़ा कमजोर हैं वो सहम जाते हैं। नहीं, उतना डरा गया, ले तो सब बोल रहा है, सबको बुझा रहा है, हम ही को नहीं बुझा रहा है। नहीं तो आप लोग नहीं बोलेंगे, हम ही को बोलने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को छोटी छोटी बातें नहीं पता है। हम लोग ठीक है छोटी छोटी बात से स्टार्ट किए हैं। नहीं ठीक है, जिससे बोलेंगे पूछा जाएगा उससे ही बोलना है, नहीं तो ऐसे बोलने से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। चलिए ध्यान दिया जाए। तो हम लोग को केयर करना है, हमको इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का निकालना है। तो पहले अणु का द्रव्यमान निकालेंगे। तो अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए कैल्शियम का द्रव्यमान 40, कार्बन का द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 का 16 तिया 48। इन सबको हम जब जोड़ दिए तो हमको आणविक द्रव्यमान आ गया 100, बटा अब कैल्शियम कार्बोनेट है। नहीं, ध्यान से देखो, हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं तो या तो कैल्शियम का वैलेंसी बताना है या तो कार्बोनेट का वैलेंसी आपको देना है, ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे तो ऐसे टूटता है, Ca2+ और CO3 पर 2-। आप अभी याद करो, हम लोग अभी कार्बोनेट आयन लिखे थे, तो कार्बोनेट आयन कैसे लिखते थे?
तो ये देखो CO3 पर 2 माइनस, आई माइनस है, जितना माइनस होगा उतना ही इस पर प्लस होगा, तभी ना दोनों चिपकेगा तो न्यूट्रल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से देखा जाए तो 2 प्लस और 2 माइनस चिपक गया तो CH3 बन गया। अब या तो इस 2 प्लस को रखो या तो इस 2 माइनस को रखो, नहीं किसी एक को रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग या तो कैल्शियम का वैलेंसी लेंगे या तो कार्बोनेट का वैलेंसी लेंगे, तो किसी एक का वैलेंसी लेके डिवाइड कर दीजिए, तो बट्टा में 2 कर दिए, नहीं काटेंगे कितना आएगा 50। दोनों को जोड़कर नहीं लिखना है। किसी को अगर दिक्कत है तो बोलिए पहले, किसी भी बच्चे को दिक्कत है। हम लोग तुल्यांकी भार निकाले कैल्शियम कार्बोनेट का, तो क्या करना है, सबसे पहले CaCO3 का आणविक द्रव्यमान निकालना है। आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो सबका परमाणु द्रव्यमान बाबू याद होना चाहिए। परमाणु द्रव्यमान कैसे याद होगा, हम लोग पहले याद करवाए हैं शुरू में, नहीं तो कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 48, सबको जोड़ दिए आ गया 100। नहीं अब इसमें इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, तो या तो कैल्शियम का वैलेंसी या तो कार्बोनेट का वैलेंसी आपको याद ना चाहिए। तो अभी हम पीछे लिख दिए ना 1 से लेकर 20 तक का वैलेंसी, लिखे कि नहीं लिखे, लिख दिए हैं। तो उसमें आप कैल्शियम का वैलेंसी अगर याद है तो बस उसे डिवाइड कर दीजिए, आपका निकल जाएगा 50। दिक्कत है? चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला हम लोग देखें अगर, तो हम लोग को यहां से दिया हुआ है इक्विवेलेंट वेट सोडियम SO4 को सल्फेट, सोडियम सल्फेट का निकालना है। नहीं तो अगर देखा जाए तो सोडियम का होता है 23, 23 दूना 46, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का 16 चौका 64। नहीं तो ये हो गया 96 और 96 में हम लोग जोड़ दिए 46, तो हम लोग को आ जाएगा 6 6 12 और 9 4 13 और 1 14, 142। नहीं तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो इसका आणविक द्रव्यमान आ गया 142 बट्टा। अब हमको वैलेंसी चाहिए, तो या तो सोडियम का वैलेंसी बताइए या तो SO4 का वैलेंसी बताइए। नहीं तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है 1, तो यहाँ पर सोडियम है कई गो, 2 गो, तो एक सोडियम का वैलेंसी 1 होता है तो 2 गो सोडियम का वैलेंसी 2 होगा। नहीं या SO4, तो आप देख लीजिए SO4 पे 2 माइनस था हम लोग का, हम लोग यहाँ पर लिखे हुए थे, तो उस सब चीज याद करना है तभी क्वेश्चन बनेगा। SO4 सल्फेट आयन वैलेंसी कितना 2 लिखा गया है, तो आपको या तो सोडियम का वैलेंसी या तो सल्फेट का वैलेंसी आपको रखना है। तो यहाँ पर वैलेंसी कितना डालेंगे 2, कटेगा कितना आएगा, यहां पर हम लोग का 7 और 1। चलो तो इस तरह से आप एल्युमिनियम सल्फेट का निकाल सकते हैं, थोड़ा निकालिए एल्युमिनियम सल्फेट का, निकालिए। बोलेंगे नहीं, अपना बनाकर चुपचाप बैठे रहेंगे, बाकी जिनका हो जाएगा वो आगे वाला सब बनाएंगे, जिनका भी हो जाएगा वो आगे वाला सब बनाएंगे। चलिए आगे वाला बनाइए, जो आगे हुआ दिया हुआ इक्विवेलेंट वेट वो सबका निकालिए, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। बोलना नहीं है, बाकी का निकालिए, ये सबका भी निकालना है। जिनका सबका निकल जाएगा वो हाथ उठाएंगे कि मेरा निकल गया सबका। है
क्या चीज का वैलेंसी? HNO3 अभी तो बताए थे, जितना हाइड्रोजन होता है उतना ही वैलेंसी होता है एसिड के केस में। सबका निकल गया आपका? चलिए, 2 विद्यार्थी निकाल लिए। चलिए सर, आप खड़ा होइए। अल्युमिनियम सल्फेट में हम जो पूछेंगे वही बताइएगा। अल्युमिनियम सल्फेट का पहले आणविक द्रव्यमान बताइए। आणविक द्रव्यमान 98 अल्युमिनियम सल्फेट का। वही तो हमको लग रहा है, 96 तो खाली इसका होता है। नहीं तो 96 मल्टीप्लाइड बाई 3 यही कितना हो जाएगा? बोलिए कितना आया है? 342। देख लीजिए, सब लोग का 342 आया है। चलिए, अब वैलेंसी बताइए सर। वैलेंसी इसका लिया गया 6। सही है, सब लोग वैलेंसी 6 रखे हैं। एक अल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, तो 2 गो अल्युमिनियम है तो वैलेंसी कितना? 6। नहीं तो या तो अल्युमिनियम का वैलेंसी रखिए या तो SO4 का। SO4 का वैलेंसी, सल्फेट का वैलेंसी कितना होता है? 2। तो एक SO4 का वैलेंसी 2 होता है, तो 3 SO4 का वैलेंसी 3 दूना 6। बिल्कुल सही है ये। 342 डिवाइड बाई 6 काटे कितना आया सर आपका? बोलिए। 57। चलिए, तो 57 इनका हम लोग का आंसर आया। तो 57 जिनका भी आया होगा उनका सही होगा। आया है? चलिए निखिल जी खड़ा होइए। हम लोग को H2SO4 का निकालना है। पहले आणविक द्रव्यमान बताइए। 98 आया है। इसका आणविक द्रव्यमान देखिए, सबका 98 आया है। देख लीजिए, किसी को भी दिक्कत हो पहले बोलेंगे। किसी को भी आणविक द्रव्यमान में दिक्कत है तो पहले रोकेंगे आणविक द्रव्यमान में। किसी को दिक्कत है? चलिए, ये 98 आया कि हाइड्रोजन का जोड़ा गया है 2, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 100 जगह 64, जोड़ के 98 आ गया। अब इसमें वैलेंसी बताना है 2। सही है, देख लीजिए इसमें वैलेंसी क्या होगा? 2, क्योंकि या तो हाइड्रोजन का वैलेंसी बताओ या तो SO4 का वैलेंसी बताओ। नहीं तो एक हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का वैलेंसी 2 होगा। तो यहाँ पर या तो 2 से डिवाइड करो, या अभी हम लिखे थे SO4 का, सल्फेट का वैलेंसी भी 2 होता है। नहीं तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर कितना है सर आपका? 49, 49। चलिए बैठिए आप। चलिए अंकित जी खड़ा होइए। बोलिए सर, HNO3 का पहले मास बताइएगा। 63, 63 आया। अब इसका वैलेंसी बताइए। 1। सही है, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो हाइड्रोजन का वैलेंसी बताइए या NO3 का वैलेंसी बताइए। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 होता है, तो या तो उसी का वैलेंसी रख दीजिए, या NO3 नाइट्रेट आयन अभी हम पीछे लिखे थे उस पर भी -1 चार्ज होता है, तो उसका वैलेंसी भी कितना? 1 होता है। तो आप एक वैलेंसी रखना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 63। बिल्कुल सही है, तो जिनका भी 63 आया उनका सही है। बैठिए। चलिए बोलिए सर, खड़ा होइए। H3PO4 हम लोग को दिया हुआ है, सबसे पहले इसका मास बताइए। 99, 98 आएगा। जोड़ने में गलत हुआ है। 98 और इसके वैलेंसी कितनी? 3 रखेंगे, ध्यान रखना है, क्योंकि या तो हाइड्रोजन की वैलेंसी रखो या तो PO4 की वैलेंसी रखो, तो कितनी होगी? 3। ध्यान रखना है। तो 98 डिवाइडेड बाई 3। बोलो दिक्कत है? ठीक है, अब यहां से इसको डिवाइड करें कितना आएगा? 32.6। सबका आया है? चलिए बैठिए। अब आया H3PO3। बोलो इसका मास पहले बताओ। 82। चलिए देख लीजिए, सबका मास 82 आया है। किसी कोई कंफ्यूजन तो ना रोकेंगे भाई? नहीं। चलिए अब इसका वैलेंसी बताओ। 2। सही है, इसका वैलेंसी हम लोग 2 बताएंगे, क्योंकि हम H3PO3 अपवाद बताए थे। नहीं, हम बताए थे कि इससे वैलेंसी कितना होगा हम लोग का? 2 होगा। चलो अब बताओ इसका कितना आएगा काट के? 41। बैठो। चलिए जी, H3PO2 लिखा हुआ है सर, मास 66। चलिए सबका 66 आया है। चलिए अब इसका वैलेंसी बताइए सर। 1 बताए हैं, ये भी एक्सेप्शन है।
नहीं, H3PO2 में हाइड्रोजन 3 होते हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी एक ही होती है। ध्यान रखना है, जितना ऑक्सीजन का संख्या है उससे एक कम कर दो। नहीं तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2, तो एक कम कर दोगे तो वैलेंसी 1, याद करना है इसको। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? किसी को दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते थे। तो ये तुल्यांकी भार आपको निकालने आना चाहिए। नहीं तो किसी भी परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान बटा वैलेंसी, बहुत सिंपल है। और अगर किसी भी अणु का तुल्यांकी भार निकालना है, नहीं तो अणु का भार रख दो और नीचे या तो धन आयन या तो ऋण आयन किसी एक का वैलेंसी उठा के रख दो, आपका निकल जाएगा तुल्यांकी भार। बोलो दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, चलो जहां दिक्कत है वहां रुकना है। अब अगला टर्म हम लोग को आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान से मेरा बात सुनिए, अगला हम लोग का पॉइंट आ रहा है ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ग्राम तुल्यांकी, जिसको रिप्रेजेंट ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, जी मतलब ग्राम और इक्यू मतलब इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, कहीं कहीं पे इसको समतुल्यांकी भार भी लिखा रहता है। बस मेरा सॉरी, इक्विवेलेंट वेट को कहीं कहीं समतुल्यांकी लिखा रहता है। ठीक है, चलिए इसको ग्राम समतुल्यांकी लिखता है कहीं कहीं। ठीक है, चलो हम लोग का टर्म क्या आया? ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि ग्राम तुल्यांकी, जिसको जी इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद करो अभी हम पढ़ाए थे कि तुल्यांकी भार का कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, तुल्यांकी भार का कोई इकाई नहीं होता है, ध्यान रखना है। चलो अभी आ गया ग्राम तुल्यांकी। नहीं अच्छा, तुल्यांकी भार में ग्राम लग रहा है, नहीं तो उसी को बस बोल देना है। नहीं कि यदि किसी परमाणु या अणु या आयन, यदि किसी परमाणु अणु या आयन के तुल्यांकी भार में ग्राम लगा दिया जाए तो वह 1 ग्राम तुल्यांकी के बराबर होता है। ग्राम तुल्यांकी के बराबर नहीं होता है, 1 ग्राम तुल्यांकी के बराबर होता है। फिर से बोल रहे हैं, किसी भी परमाणु अणु या आयन के तुल्यांकी भार में, क्या चीज में? तुल्यांकी भार में ग्राम लगा देंगे तो वह 1 ग्राम तुल्यांकी के बराबर होता है। ध्यान रहेगा। चलो जैसे हम लोग देखा जाएगा, तो यहां लिखा है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन। नहीं कोई बोलता है कि भाई 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन कितना के बराबर होगा? नहीं तो पहले क्या करेंगे? ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना? 8, क्योंकि तुल्यांकी भार निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, अब बटा में वैलेंसी 8, इसका कोई यूनिट नहीं था। अब हम क्या किए, इसमें 8 में क्या लगा दिए? ग्राम। तो ये 8 ग्राम बराबर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन। ध्यान रखना, इस एक को भूलिएगा मत। नहीं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन बराबर 8 ग्राम। ठीक है, तो किसी का भी कोई बोलता है कि ग्राम तुल्यांकी निकालो, तो ग्राम तुल्यांकी फटाक दम मत सोचना, पहले तुल्यांकी भार निकाल लेना और उस तुल्यांकी भार में ग्राम लगा देना। वो तुल्यांकी भार में आप ग्राम लगाओगे तो वो 1 ग्राम तुल्यांकी के बराबर होगा। मेरा बात दिमाग में जा रहा है? चलो जैसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट अल्युमिनियम 9 ग्राम, अल्युमिनियम का तुल्यांकी भार निकालेंगे, परमाणु भार 27 अब वैलेंसी 3, तो 27 बटा 3 9 आएगा, तो 9 ग्राम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको 9 ग्राम। 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्लोरीन 35.5 ग्राम। अब देखो तुल्यांकी भार में ग्राम लगने लगा। नहीं चलो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम 20 ग्राम। ध्यान रखना है, ठीक है, कहा कि कैल्शियम का पहले क्या निकालेंगे? तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने का मतलब हुआ ई कैल्शियम। ई कैल्शियम का मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान 40 और कैल्शियम का वैलेंसी 2, काट दिए 20, इसी में जब ग्राम लगा दिए तो ये हो गया 1 ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम। बोलो दिक्कत है? निकल जाएगा ना। चलो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट वेट थोड़ा बहुत समझ गए। और उसके बाद हम लोग समझ गए, हम लोग क्या समझ गए? ग्राम तुल्यांकी निकालने का। ठीक है, सेम अभी हम निकाले थे 1 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3, बताइए 50। बहुत गधा 100 बोल रहा है। पहले इसका क्या निकालना है? तुल्यांकी भार। तो CaCO3 का तुल्यांकी भार अभी निकाले थे, इसका आणविक द्रव्यमान आया था 100, अब वैलेंसी कैल्शियम का दिए थे 2, ऐसा नहीं किए थे? इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का निकाले थे तो 100, अब बट्टा में कैल्शियम का वैलेंसी 2, काटे थे कितना आया था? 50, अभी तो जस्ट निकाले। नहीं तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 50 ग्राम। ठीक है,
तो ये नहीं कि फटाफट बता देना है, ठीक है, आराम से सोच के बताना है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अभी आने वाला है। बस में रहे, जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो नॉर्मलिटी में यही है, ये है इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट, नहीं तो कंफ्यूज नहीं होना है। इक्विवेलेंट वेट पहले निकाल लेना है और इक्विवेलेंट वेट में ग्राम लगा देना है, वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा, इतना ध्यान रखना है। चलो 1 ग्राम इक्विवेलेंट रेज़ टू 4 49 ग्राम होगा, 49 ग्राम के बराबर होगा। क्योंकि ध्यान रखना है H2SO4 का जब हम मास निकालते हैं तो 98 आता है, और इसमें वैलेंसी 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं तो 98/2 49 आ जाता है, ध्यान रखना है। HNO3 का भी निकाले थे, आएगा कि नहीं आएगा, दिक्कत है। H3PO3 41 ग्राम अभी निकाले थे, जो पीछे अभी निकाले थे सब वही तो है, इतना में दिक्कत। चलो यहां पे आ जाओ, एक क्वेश्चन हम लोग को दिया गया, ध्यान समझेंगे। 500 ग्राम CaCO3 में कितने ग्राम तुल्यांकी होंगे? सब लोग बना सकते हैं लेकिन शांति से सुनेंगे, ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन सब लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग क्या करना है, यहां से बोला कि 500 ग्राम CaCO3 में कितने ग्राम तुल्यांकी होंगे, तो ग्राम तुल्यांकी निकालना है, नहीं तो पहले हम CaCO3 का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो CaCO3 का निकालेंगे, इसका अनुभार 100 बटा कैल्शियम का वैलेंसी लेंगे 2, कट के आ गया 50, ठीक है। चलो अब हम इसको देखा जाए तो 50 में हम ग्राम लगा दिए, 50 में क्या लगा दिए, ग्राम, तो 50 में ग्राम लग गया, तो ये बराबर हो जाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3। पहले इस लाइन में किसको दिक्कत है, तो 50 ग्राम बराबर 1 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 है, तो इसलिए 1 ग्राम बराबर 1/50 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसलिए कितना में निकालना था, 500 ग्राम में, तो 1/50 गुना कितना 500, इतना ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। हाँ वो ठीक है, यहां ध्यान देंगे, यहां ध्यान देंगे। हम लोग को ग्राम तुल्यांकी निकालना था, क्या निकालना था, ग्राम तुल्यांकी। तो ग्राम तुल्यांकी निकालने के लिए हम लोग किए क्या, ये जो 500 हम लिखे हैं वो 500 तो प्रश्न में दिया गया भार है, नहीं प्रश्न में दिया गया भार, और ये जो 50 लिखे हैं वो CaCO3 का तुल्यांकी भार है, नहीं, यानी दिमाग में आता है कि ग्राम तुल्यांकी निकालना है, नहीं तो दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार अगर कर देंगे तो ग्राम तुल्यांकी निकल जाएगा, दिक्कत है, नहीं। तो हम लोग को ग्राम तुल्यांकी का एक नॉर्मल सा फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब भी कोई बोलता है ग्राम तुल्यांकी निकालना है, नहीं तो प्रश्न में दिया हुआ भार रख दिए, नहीं अब बट्टा में उसका तुल्यांकी भार रख देंगे, हमारा बन जाएगा, नहीं निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग काट के आपका निकाले थे, नहीं तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो ग्राम तुल्यांकी यानी ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो फॉर्मूला एक आ गया, दिया हुआ भार, दिया हुआ भार बट्टा में तुल्यांकी भार, दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार अगर कर देंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा, बोलो इसमें दिक्कत है, तो दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार हम लोग कर सकते हैं। अब तुम देख सकते हो उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिखे हैं, ग्राम तुल्यांकी का नॉर्मल एक सूत्र आता है, दिया हुआ भार बटा तुल्यांकी भार, दिक्कत है। जैसे हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 980 ग्राम H2SO4 में कितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, तो अगर हमको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका दिया हुआ भार 980 बट्टा इसका तुल्यांकी भार 49, ये हम लोग अभी निकाले थे, नहीं तो 49 से यहां काट सकते हैं 20, तो हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट यानी 20 ग्राम इक्विवेलेंट हमारा आंसर आ जाएगा, बोलो दिक्कत है इसमें, कह सकते हैं ना, नहीं तो दिया हुआ भार बट्टा में तुल्यांकी भार हम रख देंगे तो हमारा साइन से निकल जाएगा। तो तुल्यांकी भार निकालने में किसको दिक्कत, ग्राम तुल्यांकी में किसको दिक्कत नहीं ना है, चलिए देखा जाए थोड़ा सा और 2 मिनट 3 मिनट। ग्राम तुल्यांकी का दूसरा सूत्र, ग्राम तुल्यांकी का दूसरा सूत्र दिया जाता है मोल गुना संयोजकता, नहीं एक फॉर्मूला है हम लोग को मोल गुना संयोजकता। अभी क्लास नहीं ना है आप लोग का, किसका किसका क्लास है अभी, इसी में क्लास है ना, जितना लोग हाथ उठाए हैं उनका बाहर कितने लोगों का क्लास है, बाहर साचो खान झूठो खान उठा देगा, आप बोल रहे हैं साचो खान उठा देगा, साचो ही खान तो उठा रहा है सब,
चलिए तो आज रहने देते हैं, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे। हाँ, PDF अभी सेंड कर दे रहे हैं।